अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दो सवाल होमवर्क कहे थे कल। नहीं यार, दोनों करने। स्प्रिंग 22 किया है। स्प्रिंग 22 इसमें ये वही स्प्रिंग 10 वाले का एक हल्का वर्जन था जिसमें आपको प्रोसेस 2 का डाटा दिया हुआ है। उसमें तो खैर प्रोसेस 1 का डाटा भी दिया हुआ था, तो वो भी सॉल्व करना था, तो अब उसमें वो वाला काम नहीं था। प्रोसेस 2 का डाटा है जिसमें आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40,000 लीटर नज़र आ रहे हैं। मैं सारा सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें जो मजीद मसला वो पूछ लीजिएगा। फिर जो ट्रांसफ़र इन है वो ऊपर वाले टेबल में दिए हैं 295,000। न्यू मटीरियल 2 लाख ऊपर वाले टेबल में है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नीचे टेबल में है 50,000। फिनिश गुड्स ये आउटपुट है। इंस्पेक्शन स्टेज, हाँ जी 60%। ये वही बिल्कुल कल वाला पॉइंट है कि न्यू मटेरियल इज एडेड एट 60% आफ्टर इंस्पेक्शन। तो फौरन बाद ही होगा ना, वरना आफ्टर इंस्पेक्शन तो कब 65 कर लें 70 कर लें तो फिर फौरन बाद ही होगा। तो चूंकि इंस्पेक्शन पहले और न्यू मटेरियल बाद में है, तो ये हो गया लॉसेज बिफोर न्यू मटेरियल। और इंस्पेक्शन से 60% है, तो आप लोग 10% जब इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालेंगे तो उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि वो 40% कंप्लीट था, अब इंस्पेक्ट हुआ होगा। ट्रांसफर इन तो आएंगे ही आएंगे। न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद आ रहा है, इसलिए न्यू मटेरियल इंस्पेक्टेड में नहीं आएगा। और क्लोजिंग इससे ऊपर निकल चुका है, इसलिए लेस नहीं होगा। और अब इसको बैलेंस करेंगे तो 1000 एबनॉर्मल लॉस है। यहाँ तक कोई एतराज? चूंकि ये लॉसेज बिफोर न्यू मटेरियल वाला सवाल है, इसलिए ईपी के अंदर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स प्रोसेस 1 में भी नहीं लिखने और न्यू मटेरियल में भी नहीं लिखने। ईपी में बताएं कोई एतराज परेशानी है? चूंकि ओपनिंग 40% कंप्लीट था, इसलिए इसमें न्यू मटेरियल इस महीने डला होगा। इसी वजह से ओपनिंग की लाइन में न्यू मटेरियल में यूनिट्स लिखे हैं। स्प्रिंग 22 में और कोई सवाल पूछना है आपने? कोई मसला नहीं। जिन्होंने भी किया स्प्रिंग 22 में कुछ नहीं पूछना। अच्छा, आप में से कोई उधर उर्दू बाजार के आसपास से आता है? मुझे मंगवाना है कुछ किताब, बाइक है, कुछ किताबें मंगवानी ला दूँगा, तो मुझे क्लास के बाद मिलना है। हैं? नहीं वो आसानी को मसला तो नहीं है ना? ठीक है, मुझे क्लास के बाद बताना बेटा। ठीक है, चलें एक ठीक है। हाँ बोलिए। ये इस सवाल की बात कर रहे हैं यार? ये तो बचपन से करते आ रहे हैं हम। मैंने कहा था कि अगर इंस्पेक्शन स्टेज है और परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स की परसेंटेज है। अरे वही तो बता रहा हूं ना यार, इंस्पेक्शन स्टेज है सवाल में कि नहीं है? ये मैंने कल बात की तो थी, किसी ने पूछी थी कि अगर इंस्पेक्शन स्टेज है और परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो वो नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगना है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन स्टेज है ही नहीं, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है कि इंस्पेक्शन स्टेज सवाल में नहीं बताई हुई और नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है, तो आप एक नोट लिख के चाहे सिर्फ ट्रांसफर इन पे लगा लें, वैसे बेहतर तो यह है कि ट्रांसफर इन और न्यू मटेरियल दोनों पे लगाएं, और चाहे तो ओपनिंग को भी साथ शामिल कर लें, नोट लिख दें। क्योंकि इनपुट का मतलब है जो भी प्रोसेस में आया है, तो ओपनिंग भी प्रोसेस में ही आया था, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें ट्रांसफर इन पे लगाते हैं, न्यू मटेरियल पे लगाते हैं और साथ ओपनिंग भी मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, वो मर्जी है। लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा, बताई जानी चाहिए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। अगर हो जाए तो आपकी मर्जी है, आप नोट लिख के इनपुट पे लगा लें, ट्रांसफर इन पे लगा लें, न्यू मटेरियल पे लगा लें, नोट लिख दें।
इनपुट देखें, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के दो ही रास्ते हैं। जीपी मार्कअप मार्जिन है आइडिया। जीपी मार्कअप हो तो वो जीपी एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, और अगर मार्जिन है तो परसेंटेज ऑफ सेल। ये दो ही रास्ते हैं ना, क्योंकि कॉस्ट है और सेल है। यूनिट्स या तो प्रोसेस में आए हैं या जाएंगे, ये दो ही रास्ते हैं। एक प्रोसेस में इन होने का रास्ता है और एक आउट होने का रास्ता है। तो या तो परसेंटेज ऑफ इनपुट होनी है या परसेंटेज ऑफ आउटपुट होनी है। अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो आउटपुट तो वो हैं जो आउट हो रहे हैं, बस उन पर परसेंटेज लग जाएगी। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट कहा जा रहा है, आपने पूछा क्या था कि एक्सपेक्टेड पे क्यों लगा रहे हैं? हाँ ये पूछ रहे हैं ना। हाँ, अगर इनपुट की परसेंटेज है तो इनपुट वो हैं जो प्रोसेस में आए हैं। ओपनिंग वो भी प्रोसेस में आए हैं, ट्रांसफर इन वो भी प्रोसेस में आए हैं, न्यू मटेरियल वो भी प्रोसेस में आए हैं। तो लगना तो इन पे है, यानी होना तो इनका टेस्ट है। इस क्लास में जितने एडमिशन हैं उन लोगों का टेस्ट होना है। लेकिन अगर डेट बता दी कि ये टेस्ट मई की 20 तारीख को होना है, तो जो बच्चे एडमिशन ही मई 20 के बाद ले रहे हैं, लॉजिकली उनका टेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो इंस्पेक्शन स्टेज बताना ऐसे ही है कि डेट बता दी। अब लेना टेस्ट उन्हीं लोगों का जिन्होंने एडमिशन लिया है। अगर ये कहा होता कि टेस्ट होना है उन लोगों का जिन्होंने एडमिशन लिया है, कोई डेट नहीं, तो किस पे? जिन्होंने एडमिशन लिया है। उनमें ओपनिंग जो शुरू से बैठे हुए थे, जिनकी नवंबर से क्लासेस शुरू हो चुकी थी, वो बैठे हुए थे। जो नए आए सब पे ना, सभी एडमिशन ले चुके। लेकिन अगर डेट बता दी है तो होना उन्हीं का है जो एडमिशन लेके बैठे हैं। लेकिन अब डेट के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए जब इंस्पेक्शन स्टेज बता दी तो लगना इनपुट वालों पे ही है, लेकिन उस डेट के हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए इंस्पेक्टेड पे लगता है। स्प्रिंग 22 में कोई और सवाल वाकई नहीं है यार। प्रोसेस में इसका मतलब बात बन गई है कुछ। ऑटम 21 किया है। चलिए ऑटम 21 कल करूंगा डिस्कस। नहीं डिस्कस फिर कल, तो फिर एक बात भी कल ही ना। ऑटम 21 कल। मैंने कल एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट पूरा कर दिया था और स्क्रैप इन्वेंट्री का भी पूरा कर दिया था। प्रोसेस अकाउंट में जो भी लाइनें लिखी हुई हैं उन सब को मैंने एंट्री का नंबर दे दिया हुआ है सिवाय एक के। प्रोसेस अकाउंट में मैंने जितनी लाइनें लिखी थी उन सब की एंट्रीज बता दी हैं सिवाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट के। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी पूरा कर दिया मैंने और स्क्रैप इन्वेंट्री भी कल पूरा कर दिया था। स्क्रैप इन्वेंट्री में क्या क्या लिख लिया हुआ है? नॉर्मल लॉस, और ये इनके यूनिट। अच्छा, अब एबनॉर्मल गेन हुआ अगर तो फिर वो लॉस तो नहीं है ना फिर। तो अब मैं इसको एबनॉर्मल गेन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। आपने लिखी हुई है लाइन, ठीक है, लिखी हुई है, काटना दें, लिखी हुई है, लेकिन मैं अभी बात एबनॉर्मल गेन की कर रहा हूँ। उसका मतलब ये लाइन नहीं है। एंट्रीज नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे? 10 तक। एंट्री नंबर 11, एंट्री नंबर 11 जी 10 मैंने बता दी थी ना। नहीं कंपाउंड, वो तो एंट्री नंबर 8 और 9 के बाद कहा था कि आप इसको कंपाउंड करके पेपर में कर लीजिएगा। एंट्री नंबर 10 बताई थी मैंने, सेल ऑफ स्क्रैप इन्वेंट्री, कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट, जो कि 800 यूनिट्स बेचेंगे तो 8000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। एंट्री नंबर 10 कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। ये कौन से यूनिट्स बेच रहे हैं? एक्चुअल लॉस, जो मैंने कल 500-300 की बात की थी ना, तो ये पूरे 800 यूनिट्स बेच रहे हैं।
स्क्रैप इन्वेंट्री नॉर्मल लॉस की एंट्री ये है, ये एंट्री नंबर क्या थी, ये 6 थी शायद, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। एंट्री नंबर 11, रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस अकाउंट, रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस अकाउंट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। और इसकी एंट्री है एबनॉर्मल गेन की टोटल कॉस्ट से। तो उस प्रोसेस अकाउंट में जहां डेबिट साइड पे एबनॉर्मल गेन लिखा हुआ है उसको 11 नंबर लगा लें और ये 11 नंबर। जी जी, एबनॉर्मल गेन की टोटल कॉस्ट। प्रोसेस अकाउंट में वो जो एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पे लिखा हुआ है उसको 11 रेफर कर लें और वो ये। अच्छा, अब नॉलेज के लिए एक बात सुने, प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या लिखा हुआ है? इधर बीडी है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ट्रांसफर इन है, डायरेक्ट लेबर है, FOH है, ट्रांसफर आउट। ओ एक मिनट, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, ये इस महीने आने वाले खर्चे, करंट पीरियड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गई। जब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं और चलो वेटेड एवरेज मेथड हो, अगर वेटेड एवरेज तो न्यूमिनेटर में क्या आता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, करंट पीरियड कॉस्ट, ये हो गया सारा न्यूमिनेटर। और इसी से जो पर यूनिट आंसर निकलता है इसको वो पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। वही पर यूनिट मल्टीप्लाई हो जाता है 3 चीज़ों से, कंप्लीटेड से, एबनॉर्मल लॉस से और क्लोजिंग से। यानी वही खर्चे इन 3 में टूट जाते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है, करंट पीरियड कॉस्ट है और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए यही सब न्यूमिनेटर बना, आंसर डिनोमिनेटर, और उस डिनोमिनेटर में ये 3 ही आ रहे होते हैं, ये और ये कंप्लीटेड, नॉर्मल के अलावा कंप्लीटेड, एबनॉर्मल और क्लोजिंग ही आ रहे होते हैं ना। तो इसी खर्चे को उन्हीं के यूनिट्स के टोटल से डिवाइड किया और फिर उन्हीं के यूनिट से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। वही टोटल कॉस्ट अब उन 3 में टूट गई तो बराबर होने चाहिए ना। पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करते थे? स्क्रैप वैल्यू, इनमें से लेस कि उनमें से लेस? इनमें से लेस ना। अब डेबिट क्रेडिट देखते हैं। अगर डेबिट लिखी हुई चीजों में से कुछ माइनस करना है तो क्रेडिट, इसलिए हम नॉर्मल लॉस की स्क्रैप यहां क्रेडिट कर रहे होते हैं। नॉर्मल की स्क्रैप इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो टेक्निकली इसमें से माइनस होनी है, तो डेबिट में से माइनस करना है तो क्रेडिट, इसलिए यहां क्रेडिट करते हैं। अब ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ये टोटल खर्चा और एबनॉर्मल गेन हो गया, यानी ज्यादा बन गए। खर्चा इतना आया लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा यूनिट्स बन गए। ये वाली साइड से हैवी हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि वो जो चूंगे में ज्यादा बन गए उनसे भी पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई हो गई, तो अब तो काउंट आउट हो गया। तो इस साइड पे एबनॉर्मल गेन यूनिट्स वो जो ज्यादा बन गए हैं उनकी कॉस्ट यहां लिखते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। तो इसलिए एबनॉर्मल गेन यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है ताकि टैली हो सके। दोबारा, एबनॉर्मल गेन, अच्छा पर यूनिट कॉस्ट इसी बेस पे निकलती है कि उतना ही नुकसान हुआ जितना होना था, लेकिन बन तो ज्यादा गए ना। तो जब ट्रांसफर आउट के साथ मल्टीप्लाई किया तो जितना खर्चा हुआ था उससे ज्यादा आंसर आ गया। तो ये दोनों साइड आउट हैं। हमें वो जो ज्यादा आंसर आ गया उसको यहां लिखेंगे तो दोनों टैली करेंगे। तो इसलिए एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है जो डेबिट साइड पे लिखते हैं।
ये एंट्री नंबर 11 बताइए मैंने, प्रोसेस डेबिट एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। नंबर 12, एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 12 जी जी करते हैं ना, ईपी में करते नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए माइनस करते हैं डिनोमिनेटर में, ईपी के अंदर माइनस लिखते हैं ना, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब उस पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई पूरे से कर रहे होंगे, इसीलिए क्रेडिट साइड हैवी बन गई। ये ऐसे ही बस नॉलेज के लिए, मजे के लिए बातें बता रहा था बस। अच्छा, एंट्री नंबर 12 समझाता हूं। नॉर्मल लॉस था 1000 यूनिट्स, जबकि असल में सिर्फ 700 ज़ाया हुए। 300 एबनॉर्मल गेन है, असल में 700 ज़ाया हुए हैं। असल में कबाड़ियों को कितने बेचेंगे? 700, क्योंकि असल में खराब ही 700 हैं। लेकिन अभी इस वक्त स्क्रैप इन्वेंट्री में कितने आ गए? 1000। खराब है ही नहीं 1000, तो अभी हमने 1000 क्यों डाल दिए? असल में खराब कितने? तो स्क्रैप इन्वेंट्री तो वो है जो स्टोर में अभी खराब यूनिट्स पड़े हुए हैं जो कबाड़ियों को बेचने लगे हैं, तो वो तो है ही 700। इन 1000 को 700 कैसे बनाए? 300 क्रेडिट कर दें। तो एंट्री नंबर 12, ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल गेन टू स्क्रैप इन्वेंट्री। ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल गेन टू स्क्रैप इन्वेंट्री। एबनॉर्मल गेन डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट, और इस एंट्री की अमाउंट होगी एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू से। एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर किया है स्क्रैप इन्वेंट्री में। एबनॉर्मल गेन डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। ऐसा करने से अब स्क्रैप इन्वेंट्री में क्या हो गया? इधर 1000 थे ना, असल में तो है ही नहीं 1000, असल में तो 700 है, तो वो 300 क्रेडिट होके पीछे 700 बच गए। और वो जो 700 बच गए उस 700 का क्या करें? बेच दें। तो ये मैं कल ही लिख चुका हूँ यहाँ पर, आप दोबारा ना लिखे, मैं कल लिख चुका हूँ, ये कल कैश यहाँ लिखा हुआ है। तो चूंकि असल में बेचे ही 700, तो ये 1000 यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू, ये 300 की क्रेडिट होकर नेट 700 बच गए, तो ये वो 700 है जो बेच देंगे। कैश वाली लाइन में कल लिख चुका हूँ। स्क्रैप इन्वेंट्री, यहां अभी डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल लॉस, जो कि 1000 यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू है, जबकि असल में खराब 700 है। तो असल में कैश पे कितने बेचने हैं? 700, जबकि 1000 लिखे हुए हैं। तो 300 क्रेडिट करके उनको ऑफसेट करके पीछे 700 रहेंगे, वो 700 बिक जाएंगे। नहीं समझ आया है? तकरीबन समझ आएगी। यहां पर नॉर्मल लॉस लिखा है, कितने यूनिट्स लिखे हैं? ये 1000 की स्क्रैप वैल्यू, 10 रुपए है तो चलो 10,000 रुपए लिखे हैं। स्क्रैप इन्वेंट्री का मतलब है ये खराब यूनिट्स पड़े हुए हैं इन्वेंट्री, जब बेच देंगे तो क्या करें? कैश डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। हम बेचेंगे 1000, बेच लेंगे 1000, क्यों? क्योंकि असल में है ही 700, तो वो जो वहां ज्यादा डेबिट कर लिया हुआ है उसको भी तो रिवर्स करना है ना। ये वो 300 यहां क्रेडिट करके रिवर्स हो गए, वो एबनॉर्मल गेन था जो लॉस नहीं हुए। तो अब इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या बना? 700, वो 700 बिक जाएंगे। कैश डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। ये 1000 हैं, ये कितने हैं? तो अब बाकी क्या रह गया? 700। 700 बिक जाएंगे। कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट 700 यूनिट्स, और उन 700 यूनिट्स का 7000 रुपया। आ रहा हूं। एबनॉर्मल गेन, ये 300 वहां ट्रांसफर क्यों किए? ताकि स्क्रैप इन्वेंट्री सही तक पहुंच सके। अब एक नॉर्मल गेन के अकाउंट में, ये टैली है अकाउंट,
इधर कॉस्ट है, इधर स्क्रैप है। बैलेंस करें तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी? इधर, क्योंकि ये ज्यादा ही होगा और वो बैलेंसिंग फिगर P&L में जाएगी। और ये है वो बात जो बिल्कुल शुरू की क्लासेस में बताया था कि एबनॉर्मल गेन की भी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू नेट ये P&L में जाएगा। तो ये वो नेट है। एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 13, चार्जिंग एबनॉर्मल गेन टू P&L, चार्जिंग abnormal gain to P&L. Entry number 13, charging abnormal gain to P&L. Abnormal gain debit or P&L credit. एंट्री नंबर 8 और 9 की मैंने आपको एक कंपाउंड एंट्री की शक्ल बताई थी। इसी तरह से एंट्री नंबर 12 और 13 आप अलग अलग करना चाहें तो अलग कर लें, और चाहें तो 12 और 13 को कंपाउंड कर लें। और कंपाउंड क्या शक्ल बन जाएगी? एबनॉर्मल गेन डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट और P&L क्रेडिट। एंट्री 12 और 13 एग्जाम में अलग करनी है अलग कर लें, या फिर कंपाउंड कर लें। तो कंपाउंड की शक्ल बन जाएगी एबनॉर्मल गेन डेबिट इनकी टोटल कॉस्ट से, एबनॉर्मल गेन की टोटल कॉस्ट से, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू से, और डिफरेंस से P&L क्रेडिट। अब पूछे जो पूछेंगे। कॉस्ट कैलकुलेशन में कोई नहीं, हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन में एबनॉर्मल की स्क्रैप लाते ही नहीं है। एंट्री कहां नजर आ रही है? प्रोसेस अकाउंट में, यहां है कहीं? तो ये है कॉस्ट कैलकुलेशन। प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस से कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है, और यही कॉस्ट इसकी लग रही है। यहां तो नहीं लिखी है नॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू, यहां सिर्फ नॉर्मल की स्क्रैप लिखी है। इसीलिए कॉस्ट कैलकुलेशन में सिर्फ नॉर्मल की स्क्रैप आती थी। तो ये अकाउंट भी पूरा हो गया, और बाकी तो 3 कल पूरे कर दिए थे। अब लिखें एंट्री नंबर 14, है? हाँ है, इन्हीं से रिलेटेड, और बस ये आखिरी है। और ये मैं भी आपको एंट्री लिखवाऊंगा, तो ये उनमें ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। ये जो मैं भी लिखवाऊंगा ये ऑलरेडी पोस्टेड है, ये नोटेड। एंट्री नंबर 14, कॉस्ट ऑफ रीवर्क। कॉस्ट ऑफ रीवर्क, इस रीवर्क की मिसाल ऐसे है कि बिजनेस है, फर्नीचर चेयर्स बनाता है, और एक डिपार्टमेंट में मेटल रॉड्स की कटिंग हुई, अगले डिपार्टमेंट में उनकी वेल्डिंग करके चेयर का ढांचा बन रहा है। उस वेल्डिंग के दौरान जो रॉड्स थे उनमें कुछ खराबी हो गई। अच्छा, अब उसको ठीक किया जा सकता है तो वो रीवर्क है, नहीं किया जा सकता तो वो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस है। जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस है डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। अगर उनको ठीक किया जा सकता है तो अब वो जब ठीक हो जाएंगे तो वो आउटपुट बन के बाहर निकल जाएंगे। प्रोसेस के दौरान जो यूनिट्स खराब हो रहे थे, अगर उनको खराब ही रहने दिया वो एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस है, और अगर उनको ठीक किया जा सकता है तो ठीक करके जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो आउटपुट हो जाएंगे। लेकिन उन पे जो मजीद खर्चा लगेगा इसको कॉस्ट ऑफ रीवर्क कहते हैं। अब उस मजीद खर्चे की क्या काउंटिंग करनी है,
वो मैं यहाँ बताता हूँ। उससे पहले जो कहानी सुनाई कॉस्ट ऑफ रीवर्क है क्या, ये लिख लें अपने अल्फाज में खुद ही अपने आप को समझाने के लिए। अब आप कहेंगे सर दोबारा सुन लें। वो यूनिट्स जो प्रोसेस में ख़राब हो गए, अगर उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वही नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन अगर उन पर थोड़ा सा खर्चा करके उनको रिपेयर कर लिया जाए और वो ठीक हो जाएं तो वो ठीक होकर आउटपुट बन जाएंगे। तो उनको ठीक करने पे जो खर्चा किया जाएगा उसको कॉस्ट ऑफ रीवर्क कह रहे हैं। बताता हूं ना, पहले तो ये बताया कि है क्या। हाँ जी, लिख लिया। अच्छा, जो होमवर्क 2 सवाल दिए थे ये 2 क्यों नहीं कर सके जिन्होंने नहीं किए? टाइम नहीं। बस ठीक है, आज के भी 2 ही हैं। यार वो उधर टीयर रूम में ना आकिब होगा, उसको कहिए कि मैंने एक फाइल भेजी है, उसकी कॉपीज अभी क्लास में करा के ला दे। आगे कर जा। हाँ जी, लिख ली कहानी। इसको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से हम लिंक करके सोचें कि नॉर्मल लॉस वालों को ठीक कर रहे हैं तो नॉर्मल रीवर्क है, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को ठीक कर रहे हैं तो नॉर्मल रीवर्क है। ये नहीं है। नॉर्मल एबनॉर्मल क्या मतलब समझ आता है? नॉर्मल रीवर्क एबनॉर्मल नहीं 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 ना। नॉर्मल रीवर्क एबनॉर्मल रीवर्क। हाँ अच्छा, इसको हम ऐसे फर्क करेंगे कि अगर ये नॉर्मल सिचुएशन है कि जो भी यूनिट्स खराब होते हैं उनको हम ठीक कर लिया करते हैं और उनको ठीक करके ही आगे आउटपुट किया, मतलब नॉर्मल चीज है। जैसे आप तो खैर सारे पास हो जाएंगे, ऐसे मिसाल दे रहा हूं। एक क्लास में से नॉर्मल है कि 10-20 लोग फेल होते ही होते हैं और फिर उनके लिए स्पेशल क्लासेस करके अगली अटेम्प्ट के लिए उनके लिए पोस्ट रिजल्ट बैच बनाई जाता है। अगर ये एक प्रैक्टिस है, नॉर्मली होता ही होता है कि जो फेल हो उनको फिर दोबारा पढ़ा के दोबारा भेजा जाए। नॉर्मल रीवर्क का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि प्रोसेस में जो भी यूनिट्स खराब होते हैं उनको हम रिपेयर करते हैं और ठीक कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये अगर वो बात हुई तो क्या करना है, और अगर ऐसा होता नहीं था, इस दफा ही कुछ यूनिट्स खराब हुए और सोचा कि ऐसा करते हैं कि वसाइल कम है तो इन्हीं की मरहम पट्टी करा के काम चलाते हैं। अब जो उनको ठीक किया, रिपेयर किया, ये एबनॉर्मल है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो उनमें छोटी बहुत खराबियां होती थीं उनको ठीक कर दिया जाता था, वो नॉर्मल रीवर्क है। इस दफा कुछ डिफरेंट तरह की खराबियां हो गई, कुछ मशीन में बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ ज्यादा खराब हो गए, उनको ठीक करने के लिए
वो एबनॉर्मल है। यानी जो इन यूनिट्स की खराबी नॉर्मली हुआ करती है और उनको हम ठीक किया करते हैं वो नॉर्मल रीवर्क कॉस्ट है। और इस दफा कुछ डिफरेंट सी खराबी आ गई थी, कुछ बिजली का मसला हो गया था, कोई और मसला हो गया था, डिफरेंट तरह की खराबी आ गई थी, उसको ठीक किया तो एबनॉर्मल रीवर्क। आपको एग्जाम में अगर ये चीज टेस्ट हुई तो आपको ये बताया जाएगा कि नॉर्मल रीवर्क है कि एबनॉर्मल रीवर्क है। अगर तो नॉर्मल रीवर्क है तो ये लगने वाला खर्चा इनके अंदर शामिल कर लिया है हमने ऑलरेडी। अगर नॉर्मल है तो जो हमने इस एक महीने में 1,70,000 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शामिल की है उसमें वो भी है। जो लेबर के अंदर 2 लाख रुपए डाले हैं उसमें उस पर लगने वाली लेबर भी है। यानी जो नॉर्मल रीवर्क का खर्चा है वो ऑलरेडी है इनके अंदर, लेकिन चूंकि एंट्री अलग से बता रहा हूं इसलिए दोबारा लिख देता हूं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। वही एंट्री जो मैंने नंबर 2, नंबर 4 बताई है, पता नहीं 1, 2, 3, 4, ये मैंने वही दोबारा लिखी है, बस बार बार लिखने की बजाय इकट्ठे लिख दी। बताने का मकसद मेरा ये है कि जो नॉर्मल रीवर्क का खर्चा है उसके साथ वही सलूक है जो वैसे ही फॉर द मंथ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एफओएच के साथ करना है। क्या सलूक? वर्क इन प्रोसेस डेबिट जाना है, ये वो डेबिट। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल रीवर्क है तो इसको हम वर्क इन प्रोसेस में नहीं लेंगे, ये P&L को आएगा। उनको हम ठीक तो कर ही लिए होंगे, आउटपुट में तो आ जाएंगे, लेकिन जो उन पे एक्स्ट्रा खर्चा लगा है वो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट नहीं हुआ होगा। देखें, इनको बचा लिया है हमने, इन पे वैसे नॉर्मली 100 रुपए लगने थे, अब 120 लगे, 20 रुपए एक्स्ट्रा लग गया, वो 20 P&L में चला गया, 100 यहां है और चूंकि उनको बचा लिया है तो वो आउटपुट में भी है। जो उन पे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था क्योंकि वो एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन से हट के एक्सीडेंट हुआ था, उसकी रिपेयर का खर्चा P&L में गया है। अदरवाइज वो यूनिट्स बच गए हैं और आउटपुट में हैं। जी जी, इसीलिए हम ये एब्नॉर्मल का सीन करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि एब्नॉर्मल रीवर्क होता है तो उसमें हमारी पर यूनिट कॉस्ट नहीं होती। इससे पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, P&L में डेबिट चला गया। वर्क इन प्रोसेस में डेबिट जाता तो होती ना। अच्छा, मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो भी कॉपी ख़राब है, मशीन ख़राब, ये कल आपको कॉपी दे देगा। ये होमवर्क का सवाल है, इसका सलूशन मैं ग्रुप में दे देता हूँ आपको। होमवर्क नहीं कैंसिल है, होमवर्क है, इसका सलूशन सॉफ्ट में। और आईकैप का सलूशन ठीक है, मैंने बस अपने फॉर्मेट पे किया हुआ है। बताता हूँ। ये एंट्रीज डन, कंप्लीट डन। ये एंट्रीज और टी अकाउंट वाला टॉपिक हो गया पूरा। एक सवाल मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ और एक दे रहा हूँ होमवर्क। एक सवाल कल और बोर्ड पे कर दूंगा और बस फिर ये अकाउंटिंग बहुत है। और कल वो सवाल करके मैं इंशाल्लाह जॉइंट प्रोडक्ट शुरू कर दूंगा। और वो जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो पिछले 2-3 अटैम्प्ट से नहीं आए, 3 अटैम्प्ट से, तो इस दफ़ा उनके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। है वो सारी इसी की मेहनत, यहाँ से एक स्टेप आगे है वो जॉइंट प्रोडक्ट, यहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस एक स्टेप आगे। तो यही सारी मेहनत उसमें काम आनी है। तो यहाँ तक नोटेड। एक सवाल अभी करते हैं, एक होमवर्क और एक कल और कराऊंगा, बस फिर ये बहुत है एंट्रीज की प्रैक्टिस। जी पूछें। देखें आपको, अच्छा बाकी लोग भी सवाल सुनिए। मैंने कहा ये उनमें पहले ही एडेड है। पूरे बिजनेस में जब पूरे महीने में एंट्रीज करनी हो और उनको फिर टी अकाउंट में पोस्ट किया हो तो वो जो नॉर्मल रीवर्क है वो इनमें है। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्मल रीवर्क की कॉस्ट अलग से बताई जा रही है और उससे पहले कहीं मटेरियल कॉस्ट वगैरह दी हुई थी, तो अब क्या करें? अब इनमें फिर वो ऐड करें। नॉर्मल रीवर्क वाली कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एफएच, इन तीनों में फिर ऐड करें जो ऊपर फिगर लिखी, फिर ऐड कर रहे होंगे। नॉर्मल रीवर्क
मुझे बात समझ नहीं आई। अच्छा, मैंने आपको जो ये बात शुरू में की थी, जिसको मैंने बाद में बहुत ज़्यादा कैरी नहीं किया, शुरू में ये बात की थी कि हम चाहते हैं कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट ख़राब ना हो और जितने एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उससे पर यूनिट में बिला वजह फ्लक्चुएशन ना आए। इसका मतलब ये इतनी शदीद सख्ती नहीं होगी कि पाई का भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस दफ़ा हमने ज़्यादा यूनिट रिपेयर कर लिए लेकिन थे वो नॉर्मल ही, तो ठीक है, उस दफ़ा की पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी डिफरेंट आ जाएगी। नहीं, वो सेंस में है ना कि ज़्यादा यूनिट्स बन गए, लॉस हमने सोचा था इतने होंगे, ज़्यादा बन गए। वैसे मेरे ख्याल में चीज़ नॉर्मल लॉस के कम होने में कवर हो जाएगी। इसका मुझे ये कंफर्म नहीं है कि पर यूनिट कॉस्ट पे फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आया भी कोई मसला नहीं है। ऑटम 14 पे आ जाए। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 1, और जो होमवर्क है वो है स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 3। होमवर्क स्प्रिंग 2017, स्प्रिंग यानी मार्च, क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क है और उसका अपने फॉर्मेट पे बना के सोल्यूशन शेयर कर रहा हूं। वैसे आई के पहले सही है, बस अपने फॉर्मेट पे बना के शेयर कर रहा हूं। मार्च 2017 क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क है और कॉपी आप तक चूंकि नहीं पहुंच सकी तो मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी अभी आपको शेयर कर रहा हूं, सिग्नल नहीं होते। सॉफ्ट कॉपी मैं उसकी आपसे ग्रुप में शेयर कर रहा हूं और आप लोगों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए कोर्स में रख दूंगा। जो अभी मैं क्लास में कर रहा हूं वो है ऑटम 14 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है? ये होमवर्क है, ये होमवर्क है और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1 ऑटम 14। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ, पिछले सेशन में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो AFC के नहीं थे, अब मेजॉरिटी बच्चे AFC के, तो बहुत स्लो चीज़ें चलानी पड़ी। देखें, अभी तो पढ़े ना जो कहा पढ़े।
हाँ जी पढ़ लिया। क्वेश्चन 1 ऑटम 14 कुकिंग प्रोसेस अकाउंट ₹1000 में है और क्वांटिटी केजीज भी लिखना है वो भी ठीक है, यूनिट्स लिखते हैं वो भी ठीक है। प्रोसेस अकाउंट बनाना है सबसे पहले बीडी। अच्छा बीडी की क्वांटिटी तो दी हुई है 30,000। मैंने उस दिन जब प्रोसेस अकाउंट बताया था ना परसों शायद, तो एक बात ज़बानी बोली थी कि जो लोग इसको मैनेज कर सकें तो क्वांटिटी स्केड्यूल की वर्किंग अवॉइड हो सकती है। वो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया करें, कोई बात नहीं। कॉस्ट क्या लिखूँ इसकी? टोटल से मेरी मुराद ये थी कि मटेरियल लेबर सब मिला के टोटल, तो 62,60 एक है, 12,88 एक है, लेकिन ये तो लेबर है, हमें साथ एफएच भी जोड़नी पड़ेगी। मटेरियल लेबर एफएच कितना? 90। ओपनिंग के अंदर आपको लेबर दिया तो एफएच भी तो मिलानी है ना, पहले भी इस तरह हो चुका है एक सवाल में। और क्या आएगा डेबिट साइड पे? ट्रांसफर इन तो नहीं है, पहला ही प्रोसेस है शायद। डायरेक्ट मटेरियल कितना रुपए है ये? केजी कितना? 420,000 की क्वांटिटी हो गई और रुपए हो गए, क्या हो गया? हाँ ठीक है ठीक है, तो रुपए हो गए इनके 50,000। और प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट भर रहा हूँ, और डायरेक्ट लेबर कितना? 20,000। और एफओएच कितने? इस 20,000 का 24,000। चलो यहाँ तक पहुँचने पे बताता हूँ आगे। यहाँ तक। और इसमें क्या आता है? एबनॉर्मल गेन अभी ठहर जाए, देखते हैं गेन है कि लॉस है। और ट्रांसफर आउट कितने किलो? 362,000। और ये फिगर वो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन वाली मेहनत से। और नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस करते हैं कैलकुलेट। क्या हो गया? इंस्पेक्शन स्टेज है 80%, तो परसेंटेज ऑफ इनपुट है, तो हमें फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स देखने पड़ेंगे। इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने हैं तो इनपुट तो आएगा ही आएगा 420। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने % कंप्लीट था?
50। तो इस महीने इंस्पेक्ट हुआ कि पिछले महीने हो गया था? इस महीने। क्लोजिंग कितने परसेंट है? इंस्पेक्ट हो गया या अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए 3 और नॉर्मल लॉस कितना है? 5%। इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे बताएं एतराज है तो इनपुट लिखना ही लिखना है। ओपनिंग अभी इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचा था तो इस महीने इंस्पेक्ट होगा, इसलिए ओपनिंग के यूनिट्स लिखने हैं। क्लोजिंग भी इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचा तो वो इंस्पेक्ट नहीं हुआ, निकाल दिए। और इस पे रेट 5%। हमने यहां नॉर्मल लॉस के यूनिट्स के सामने क्या लिखना होता है? अब ये जो 5% है इस पूरे की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 5 कैसे बना, ये बात लिखी हुई है दूसरे पैराग्राफ में। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट एंड कंप्राइजेज ऑफ, ये 5 है 2 और 3 मिला के। 2 है जो वेट लॉस हो गया, ये वेट लॉस यानी एक गोश्त है पकाना शुरू किया, अब उसके गोश्त के अंदर जो भी कोई मॉइस्चर था, कुछ भी था, वो जब पकेगा तो उसके वजन में कमी आएगी। तो वो जो उसके वजन में कमी आई, वो किधर है? वो किस कबाड़ियों को बेचे? वो हवा में उड़ गई, खत्म। तो इस 2% की कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो नगेट्स हो गए खराब, अब उनको हम नगेट्स के तौर पे तो नहीं बेच सकते, शॉर्मे वालों को बेच देंगे। तो जब तो वो जो 3% रिजेक्शन है उसकी है स्क्रैप वैल्यू, इसलिए अब नॉर्मल लॉस इस पे मैं 5% नहीं लगाऊंगा। 2% वेट लॉस है कितना? 77 और 3% रिजेक्शन 11, ये नॉर्मल लॉस दोनों तोड़ के लिखें। और इसकी वजह यह है कि नॉर्मल लॉस की हमने क्वांटिटी तो यहां लिखनी होती है, लेकिन उसको 2 में तोड़ के इसलिए लिख रहा हूं कि यहां पर स्क्रैप वैल्यू नहीं आनी, इसकी आनी है, और वो होगी 11,550 इंटू 60 रुपए। जी प्रैक्टिकली नहीं, स्क्रैप वैल्यू होगी ना, क्यों नहीं होगी? अच्छा, देखें वो शॉर्मे वाला तो मैं मजाक कर रहा होता हूँ। ये जो खराब गोश्त हो गया तो ये आगे जरूरी नहीं कि इंसानों को खिलाया जाए, ये जानवरों की फीड बन जाएगी ना। हाँ, तो उनको बेच देंगे। ये जो पेट्स हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं, इनके भी ये भी खाने में चिकन और फिश और ये खाते हैं। 693 नहीं समझ आया? ये समझ आया? 11,550 11,550 वो हैं जो रिजेक्ट हो गए, तो ये बिक सकते हैं कितने के? तो वो मैंने सामने लिख दी स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट के अंदर हम नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू यहां लिखते हैं। वो तो हवा में उड़ गए ना, वो तो हवा में गए, उनकी तो कोई स्क्रैप नहीं है, इसलिए 0। ये इसलिए तोड़े हैं क्योंकि इनकी स्क्रैप थी, इनकी नहीं थी, इसलिए तोड़ के लिखा है। वो इस सवाल में तो उसकी जरूरत नहीं है, वो वैसे नॉलेज के लिए बता दूंगा क्या है, इस सवाल में जरूरत नहीं है उसकी। नॉर्मल लॉस अब एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है? जब क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे तो वहां से बैलेंस करके निकालते थे। अगर जो मैं काम यहां करने लगा हूं आपको वो बात समझ आ जाती है, तो क्वांटिटी स्केड्यूल अवॉइड हो जाएगा अगर प्रोसेस अकाउंट सवाल में माना हुआ तो। एक लाइन छोड़ देते हैं और लिखते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है? 60। अब आप देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल वाली चीजें पूरी हैं यहाँ। ओपनिंग है, इनपुट है, आउटपुट है, नॉर्मल लॉस है, क्लोजिंग है। चूंकि अब डेबिट क्रेडिट की शक्ल में लिखे जा चुके तो दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। तो फिर ये साइड हैवी है ना, इसका मतलब है नॉर्मल लॉस।
37। तो अगर सवाल में प्रोसेस अकाउंट भी मांगा हुआ है तो फिर क्वांटिटी स्केड्यूल की वर्किंग अवॉइड हो जाएगी और यहीं से हमें इन दोनों कॉलम से बैलेंस करके पता चल जाएगा। ये है 450,000 और ये 450,000, तभी बैलेंस करके ये निकला है। और अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आती तो एबनॉर्मल गेन। अब क्या रहेगा सवाल में? ये आपके बाएं हाथ का काम, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ये निकालना है। वही सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट पर यूनिट, ईपी, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, तो इनका आंसर निकलेगा। क्या कह रहे हैं? और इसमें अब ये जब आप तीनों निकालेंगे तो चूंकि पर यूनिट कॉस्ट राउंड ऑफ की होती है इसलिए डेबिट क्रेडिट साइड की रुपी फिगर टैली नहीं कर रही होगी। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। या 2 लिख लें, तीसरे को सीडी लिख लें, ठीक है। ये तो बचपन से कर रहे हैं ना काम। ईपी बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट और उससे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की चीज है। देखें ये 15 नंबर का सवाल, 15 का है। इस 15 नंबर के सवाल में इनमें से आपको ये सारी चीजें सिवाय एफओएच के गिवन हैं। ये गिवन है सारी चीजें। इनको इस प्रोसेस अकाउंट में लिखने के मुझे नहीं लगता कि 2 से ज्यादा नंबर होंगे। यार गिवन चीजों को लिखना है, इसके किस बात के नंबर देंगे आपको? ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है कैलकुलेट। तो 2 नंबर इसके रख लें, 1 नंबर इसका रख लें, 5 हो गए। 10 नंबर ईपी, कॉस्ट पर यूनिट और ये निकालने के। वो 10 आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे। ये सवाल डन, डन, वाकई डन हो गया ये। अच्छा, इसमें अगर ये जो इसमें लाइन लिखी है ना, वेट आफ्टर कुकिंग 4,40,000, बता दूं? आदो के सवाल में इसका इम्पैक्ट कोई नहीं था, लेकिन अगर एंट्रीज मांगी होती तो होता। ये जो एबनॉर्मल लॉस लिखा है यहां, इसकी कॉस्ट लिखनी है। नॉर्मल को 2 में क्यों तोड़ा था? क्योंकि एक की स्क्रैप वैल्यू थी, एक की नहीं थी, लेकिन कॉस्ट तो सबकी होगी ना, तो इसलिए 3750 को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर इसको तोड़ना हो क्या कि इसमें से कितना वेट लॉस, तो वो भी तोड़ा जा सकता था। अगर एंट्रीज पूछी होती तो फिर उनमें एबनॉर्मल लॉस की भी स्क्रैप वैल्यू चाहिए होती, फिर इसको तोड़ना होता। कैसे तोड़ना होता? ये प्रोसेस में 4 इनपुट है, ओपनिंग 30 है, पकने कितने शुरू हुए? जबकि पकने के बाद रह गए 10,000। किधर गया? ये एक्चुअल हवा में उड़ना है। ये क्या है? तो 10 में से वो माइनस करें, 2300 आ गया जो एबनॉर्मल लॉस है, वेट लॉस वाला। और 3750 में से बाकी 3750 क्या है? टोटल एबनॉर्मल लॉस। तो जो बाकी 1450 है ये रिजेक्शन वाला। अगर इस सवाल में एंट्रीज मांगी होती तो इसको तोड़ना पड़ता, ऐसे तोड़ते। नहीं मांगी इसलिए इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।